साथियों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेरूबारी यूनियन वर्सेस अननोन 1960 का केस। साथियों, जो लेट 1950s था, उस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए उस समय के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फिरोज़ खान नून के बीच में एक समझौता होता है। और इस समझौते के तहत इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और अगर अभी हम मोस्ट पर्टिकुलरली इसकी बात करें तो इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और आज का जो बांग्लादेश है उसके बीच में जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ थे उसको सेटल करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए इंडियन और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक समझौता होता है। बहुत सारे एरियाज़ को लेके यहाँ पे एक्सचेंज किया जाना था, और इसमें से जो मेजर था, जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो था बेरूबारी यूनियन नंबर 12। अब ये जो इनक्लेव्स का जो एक्सचेंज होना था, इसका बेसिस ये नहीं था कि इक्वल इक्वल मिलेगा, ठीक है। जो डिस्प्यूटेड एरियाज थे वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाना था विदाउट एनी कंसिड्रेशन ऑफ कि किसको लॉस होगा, किसको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये जो बेरूबारी यूनियन है ये वेस्ट बंगाल में था, और इसको हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना था इस तरीके से कि कुछ हिस्सा जो था वो इंडिया के पास रह जाए और कुछ बांग्लादेश के पास रह जाए। कहने का मतलब है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, उसको रिजॉल्व करने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक समझौता हो जाता है। बस ये सिचुएशन है, बस इतनी याद रखो आप। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चले जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे जाता है, कुछ सवाल पूछे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से। पहला सवाल कि इस तरीके के जो बाउंड्री अग्रीमेंट को सेटल करने की जो कोशिश की जा रही है, क्या ये सिर्फ समझौते से किया जा सकता है कि इसके लिए किसी कानून की ज़रूरत पड़ेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कानून की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कानून कौन सा होगा? तो दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट जी बताइए कि ये जो कानून होगा, क्या ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली बनाया गया कानून होगा कि आर्टिकल 368 के प्रोविजन को फॉलो करने वाला कानून होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? ये स्पेशल अमेंडमेंट जो है, स्पेशल प्रोविजन जो है अमेंडमेंट का, उससे रिलेटेड है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 3 से, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। ये सिंपल मेजॉरिटी जो है उससे पास करवाने का प्रोसीजर बतलाता है आर्टिकल 3। और आर्टिकल 2 की भी अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना पड़ेगा आपको आर्टिकल 368 का प्रोसीजर जो वो फॉलो करना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी वाला जो केस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा सवाल पूछा गया कि भाई ये मतलब जब हम देश की बात करते हैं, इंडिया का रिपब्लिक है, और रिपब्लिक में अगर आप देखोगे तो एब्सोल्यूट जो अथॉरिटी है वो किसके पास होती है? वो लोगों के पास होती है। तो सारा देश किसका हुआ? लोगों का हुआ। तो क्या इकलौता एक प्राइम मिनिस्टर अकेले या इंडिया के किसी टेरिटरी को किसी दूसरे देश को दे सकता है? तो सवाल ये है कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसका पार्ट, अगर हम प्रियम्बल की बात करें, प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो रिपब्लिक लिखा है, लेकिन अगर लोगों से पूछे बगैर अगर आप लोगों ने इंडिया के किसी टेरिटरी को दूसरे देश को दे दिया, तो ये रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं मिसयूज़ है। और रिपब्लिक लिखा कहाँ है? प्रियम्बल में। तो सुप्रीम कोर्ट से ये भी सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट जी बताइए, प्रियम्बल जो है क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इम्पैक्ट साथियों ये पड़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9th अमेंडमेंट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1960 में, और फिर ये जो समझौता किया गया था इसको इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि ये हमने देखा यहाँ पे, ये पहला सवाल जो पूछा गया था कि ऐसे अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किसी कानून की ज़रूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल कानून की ज़रूरत पड़ेगी। कैसी? अमेंडमेंट वाला। कौन सा प्रोसीजर? 368 वाला। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1960 में। तो ये है साथियों आपका बेरूबारी यूनियन केस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।